शायद अमित शाह जी को ये बात पता नहीं है हाँ। कि देश का बहुजन बहुजन के लिए अंबेडकर जी ही भगवान है। तो हमारा उपनिषद कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु सचेता उच्च चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री द्वारा लगातार कुचलने का प्रयास किया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह जी ने घोर अपमान किया है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई कि इस्तीफा ले लें उनसे। कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों में आपको बेहतर कौन लगता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त पूरे देश में संविधान को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के माहौल गर्म है। आप जानते हैं कि जब से 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिली है, तब से कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और विपक्ष काफी मजबूती के साथ सत्ता पक्ष का सामना कर रहा है। और ऐसे में संसद भवन में देखा गया जिस प्रकार से अमित शाह ने संविधान की चर्चा में विपक्ष के लोगों पे जिस प्रकार से प्रहार किया, अंबेडकर जी को जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 जितना रट लगा रहे हैं ये लोग, अगर इतना रट लगाते भगवान के लिए तो 7 जन्म के लिए ये लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाई सत्येंद्र यादव जी, कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे लीडर हैं, काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, और इनसे जानेंगे कि ये जो संविधान को लेकर के इस प्रकार की बातें चल रही हैं, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कहीं ना कहीं लखनऊ में कल प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, ये भी गए थे लखनऊ में, हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि वहां पे एक प्रभात पांडे नाम के एक युवा लड़के का, एक युवा नेता का कहीं ना कहीं मृत्यु भी हो गई। उसका कारण क्या रहा, ये नजदीक से देखे थे वहां पे, इसके बारे में भी जानेंगे। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार करके कुछ बीजेपी सांसदों को गिरा दिए और जिसकी वजह से वो लोग घायल हो गए और आईसीयू में भर्ती है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है सत्येंद्र भाई, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपने सवाल जो किया है, आज देश और प्रदेश में विभाजनकारी ताकतें अस्थायी रूप से अपना अड्डा जमा चुकी हैं और देश के जो बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने एक आह्वान किया था विधानसभा घेराव का। हम अपनी मांगे गांधीवादी तरीके से कर रहे थे, लेकिन जिसका जो स्वभाव होता है, अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो कार्य करता है। प्रदेश के मुखिया योगी जी का स्वभाव ही ऐसा है जो जग जाहिर है। उन्होंने ऐसी बैरिकेडिंग लगाई थी, नुकीली बैरिकेडिंग। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के को रोकने के लिए नुकीली बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, कील का। अच्छा, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसके ऊपर किल जो है, नुकीली किलें थी, इस पे कोई चढ़ नहीं पाएगा, कोई चढ़ नहीं पाएगा। और फोर्स तो ऐसे लगाई गई थी जैसे आतंकवादी हों हम लोग, इस तरह का ट्रीट और इस तरह का बिहेव किया गया। फोर्स का जो प्रेशर था इतना कठिन और कड़ा था कि कई मर्तबा तो मुझे भी लगा कि मेरी भी जान चली जाएगी। बहरहाल हम लोग डटे रहे, हमारे एक कांग्रेसी योद्धा की जान चली गई, मैं उसको नमन करता हूं और आपके माध्यम से शोक संवेदना भी प्रकट करता हूं। राहुल गांधी जी का एक ही कहना है, इस देश में सबकी चिंता होनी चाहिए। संविधान भी यही कहता है। जब अनुच्छेद 16 को हम पढ़ेंगे तो 16 में ये वर्णित है कि समता, अवसर की समता होनी चाहिए। यही हमारी बात राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं
लेकिन भाजपा क्या कर रही है? भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच उनके मित्र अंबानी और अडानी के लिए है। पूरे देश की संपत्ति अपने दोनों मित्रों को सौंपना चाहते हैं। बस लड़ाई इतनी सी है। अच्छा, जो सदन में हुआ, पहले सदन पे संविधान पे चर्चा हो रही थी, अम्बेडकर पे चर्चा हो रही थी। फिर अमित शाह ने जो कहा कि अम्बेडकर 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 जितना रट लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग, इतना अगर रट लगा लेते, भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग में चले जाते। आपको क्या लगता है कि सच में भगवान का नाम लेने से आदमी स्वर्ग में चला जाएगा, या संविधान और अम्बेडकर का नाम रटना जरूरी है? देखिए, शायद अमित शाह जी को ये बात पता नहीं है कि देश का बहुजन के लिए अंबेडकर जी ही भगवान है। आप आज भी पता करेंगे तो अंबेडकर लगन के माध्यम से ही हमारे जो भाई बंधु हैं, कुछ बंधुओं की शादी और विवाह उसी लगन से होती है। उसको अंबेडकर लगन का नाम दिया जाता है। अमित शाह जी का जो चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उनके मुंह पे आ ही गया। सदियों से ऐसा होता आया है कि भारत में एक वर्ग को हेय दृष्टि से देखा गया है। उनको अवसर न मिले ऐसा प्रयोजन किया गया है। हमें तो आश्चर्य होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो आज बहुजनों की स्थिति क्या होती। शायद आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते, आज भी वो किसी की सेवा के लिए बने होते। अंबेडकर जी ने तमाम पीड़ाओं को सहने के बाद जब पढ़ते थे, डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ाई करते थे तो स्कूली शिक्षा के दौरान उनके लिए एक अलग व्यक्ति नियुक्त होता था पानी पिलाने के लिए। यदि किसी दिन वो व्यक्ति न आए तो डॉक्टर साहब को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी अंबेडकर ने शिकायत नहीं किया किसी से। उन्होंने इस देश के बहुजनों को, चाहे वो पिछड़े दलित समाज के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, सबकी चिंता व्यक्त की। उनके सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित की संविधान के माध्यम से। और ये जो लोग हैं आज, जो जिनके चरित्र में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है, इनका संविधान से कभी वास्ता रहा ही नहीं। ये देश के बहुजनों के विषय में कभी सोचे ही नहीं। ये तो केवल वोट के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव दर चुनाव। फिर जब उनका अपना कार्य सिद्ध हो जाता है तो अपनी वाली करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब जिस प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा था संसद के बाहर और अंदर घुसने के प्रयास किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा, और उसमें देखा गया, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार करके बीजेपी के 2 नेताओं को वहां पे गिरा दिए, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। आज आईसीयू में भर्ती हैं। उनका हाल जानने के लिए बड़े बड़े भाजपा के नेता वहां पहुंच रहे हैं। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है ये सब बातें। आप वीडियो क्लिपिंग देखेंगे तो जो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है, उसने पहले लफ्ज में, किसी रिपोर्टर ने जब पूछा तो उसने पहले ये कहा कि राहुल गांधी के सांसदों ने। फिर जब बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने अल्टीमेटम दिया होगा या समझाया होगा या संदेश दिया होगा, तब कहने लगे कि राहुल गांधी जी ने मुझे धक्का दिया। एक बात। दूसरी बात, हमारे नेता का जो चरित्र है, वो व्यक्ति जितना दिखते हैं उतना ही अंदर से हैं। बनावटीपन नहीं है राहुल गांधी जी में, वो मुखौटाधारी नहीं है। और हमारी जो पॉलिसी है या हमारे नेता की जो सोच है वो बहुजनों के हित से संबंधित है, बहुजनों के उत्थान की लड़ाई है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज। लड़ाई यही है। अच्छा, इस मामले के बाद अमित शाह कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह रहे थे कि यही बात पहले जवाहरलाल नेहरू भी कहा करते थे। इसी प्रकार से बोले थे कि अम्बेडकर सदन में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सदन चल जाएगा फिर भी कोई मतलब नहीं बनता है। अमित शाह जी कब क्या कहेंगे
इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब कितना हास्यास्पद एक और बात लगती है, थोड़े ही दिन पहले ये परिवारवाद का बड़ा नारा लगाते थे। कैसे अमित शाह ने अपने बेटे को सेक्रेटरी बनाया बीसीसीआई का, और उसके बाद अध्यक्ष बनाया है इस समय। तो सवाल ये उठता है कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, क्या यह परिवारवाद है कि नहीं है। दूसरी बात, नेहरू जी ने इस देश की नींव को खड़ी किया और नेहरू जी के ही दूरदर्शिता का परिणाम आज का भारत है। ये बात अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उतनी दूरदर्शिता इनके पास नहीं है। किसी भी बात का कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है, असर हो सकता है उसका, हम क्या बोलते हैं और उसका कितने लोगों पे असर पड़ता है, हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात की थोड़ी भी इल्म इन नेताओं को नहीं है कि भारत एक परिवार है और भारत की विविधता रूपी खूबसूरती को भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री द्वारा लगातार कुचलने का प्रयास किया जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई संसद में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह जी ने घोर अपमान किया है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई कि इस्तीफा ले लें उनसे। थोड़ी भी अगर लज्जा बची होती तो अब तक देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके होते। एक वाकया बताता हूं आपको, 2008 की घटना है। भारत में एक आतंकवादी घटना हुई थी, संसद भवन पे ही गोलियां वगैरह चल रही थी। उस समय देश के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, और उनपे एक केवल आरोप लगा कपड़े बदलने का, कि दिन में वो 2 बार कपड़े बदल लिए, और इस बात से कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, केवल कपड़े बदलने मात्र से। ये हमारा चरित्र है और ये इनका चरित्र है, दोनों के चरित्र में कितना अंतर है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन लगातार चल रहा है, अमित शाह से कहीं ना कहीं माफी मांगने की बात हो रही है, इस्तीफा लेने की बात हो रही है, लेकिन अमित शाह टिके हैं कि हम माफी मांगेंगे ना इस्तीफा देंगे। तो क्या आप लोग प्रदर्शन करके माफी मंगवा लेंगे उनसे? देखिए, माफी मांगते हैं नहीं मांगते हैं ये उनका विषय है, हमारा विषय है कि हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनको गद्दी से उतार न देंगे। अच्छा, हम लगातार प्रदर्शन करेंगे, और केवल एक विषय नहीं है, लगातार बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लगातार नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मुझे ताजुब तो इस बात का है कि आज का जो समय है और जितनी त्रासदी है पूरे देश में, समाज का हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सबके सब लोग परेशान हैं और इस सरकार से पीड़ित हैं। अब ये चीजें सड़कें पर क्यों नहीं आ रही हैं? तो इसके पीछे कारण है कि आज का नौजवान अब तक जो है ये सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं खोया हुआ था, लेकिन अब नौजवान जाग चुका है और नौजवान इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा। कांग्रेस पार्टी अब कमर कस चुकी है, लगातार प्रदर्शन करेगी और जहां भी जैसी भी जरूरत होगी हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, लोग कह रहे हैं कि अब इतना के बाद भी अगर आप भाजपा को नहीं छोड़ते हैं, वहां से हट करके इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर कब करेंगे? तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार पलटी एक बार फिर से मार जाएंगे इस मामले को देखते हुए? नीतीश कुमार जी बड़े लीडर हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका बड़ा कद है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं बहुत जल्द ही उनको निर्णय लेना चाहिए और इस भारत के लोगों को इस त्रासदी से बचाने के लिए
उन्हें जरूर इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से समर्थन अपना वापस लेना चाहिए। 2027 का चुनाव काफी नजदीक है, धीरे धीरे उसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ तैयारियां भी हो रही है और इसी को देखते हुए कहा जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक मामला चल रहा था मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का। लगातार संभल में देखा गया, नवाज शरीफ, पता नहीं कहाँ कहाँ कई सारी मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का प्रथा चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? लगता है कि क्या ये 27 को चुनाव को लेकर के ऐसा किया जा रहा है या फिर ऐसा भाजपा क्यों करवा रही है? देखिए, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। अच्छा। यदि वो धर्म को मानते, और धर्म मतलब हिंदू धर्म को मानते, तो हमारा उपनिषद कहता है अयम निज परो वेति गणना लघु सचेता उच्च चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे धर्म में अपने पराये का जो भेद करता है वो निम्न कोटि का होता है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, ये हिंदू धर्म कहता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? दूसरा, आस्था का विषय दिखावा का नहीं है। आस्था आत्मसात करने की विषय है। धर्म को हम भी मानते हैं, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी तमाम ईश्वर के फोटो वगैरह लगे हैं, लेकिन इसको हम सर पे बांध के घूमेंगे तभी पता चलेगा कि हम धर्म को मानने वाले हैं। ये तो जैसे कालनेमी का एक उदाहरण मिलता है रामचरितमानस में। कालनेमी जो जिस तरह से चोला पहना हुआ था, चोला ओढ़ के और भगवान हनुमान के रास्ते में बाधक बना हुआ था, उसी कालनेमी की भांति भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत की खूबसूरती में, भारत के विकास में चोला पहने हुए बाधक बने पड़े हैं। जब तक हम अमन चैन से और एक दूसरे से मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के विषय पर नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। किसी भी दुनिया आज पूरे देश में, विश्व में महात्मा गांधी का 2 वाक्य, 2 शब्द, सत्य और अहिंसा, ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिससे सभी समस्याओं का अंत है। जिस दिन इस 2 वर्ड को, 2 शब्दों को हम आत्मसात कर लेंगे, भारत से नहीं पूरे विश्व से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, ये तो रही देश प्रदेश की बात और पार्टी की बात। आते हैं आपके ऊपर। जिस प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी के साथ में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन वगैरह तमाम चीजें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो 27 का चुनाव आ रहा है, इसमें आप टिकट लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं सत्येंद्र यादव? देखिए, मैं जब कोविड में गांव आया, पहले मैं बनारस रहता था, तो समाज के प्रति मेरी चिंता शुरू से ही रही है। लगभग मैं 10वीं में जब आया, तब से मैं सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करने लगा। मेरी सोच बेहतर करना है, वो मैं चुनाव लड़ के करूं, बिना चुनाव लड़े भी हो सकता है। चुनाव पार्टी अगर भरोसा जताएगी, टिकट देगी, तो मैं लड़ूंगा। नहीं, पार्टी अगर जहां लगाएगी मुझे, जहां काम के लिए, जिस काम के लिए, मैं उस काम में पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं पार्टी का काम करूंगा। मुझे 1 वर्ष से भी कम हुआ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और पार्टी ने मुझे जिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है। फिलहाल मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, और आगे भी पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा मैं करूंगा। कभी राहुल गांधी से मिले कि नहीं मिले आप? अभी तो मैंने प्रयास ही नहीं किया मिलने के लिए, क्योंकि देश के नेता हैं, उनके पास तमाम समस्याएं हैं और तमाम व्यस्तताएं भी हैं, लेकिन जरूर हम मिलना चाहेंगे आने वाले समय में। अच्छा, कांग्रेस के 2 बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों में आपको बेहतर कौन लगता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, हम किसी की ग्रेडिंग नहीं कर सकते। हर व्यक्ति, भारत का हर एक व्यक्ति अपने आप में किसी न किसी कार्य के लिए वो दक्ष है, और किसी न किसी कार्य के लिए की पूर्णता प्राप्त करता है। तो जो लोग हैं सब बेहतर हैं। 24 का चुनाव निकल गया, 29 का चुनाव आएगा, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। अगर कांग्रेस
को लगता है कि अगर लगे कि सीट अधिक निकलेगा और कांग्रेस का प्रधानमंत्री कोई बनेगा, तो आप प्रियंका गांधी को बनाना चाहेंगे या राहुल गांधी को बनाना चाहेंगे? देखिए, तो बड़े लेवल का प्रश्न है, और पार्टी जिसको संसदीय दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये हमारे स्तर की चीज़ें नहीं हैं। जिसको भी लोग चुनेंगे, हम लोग एक पार्टी के छोटे से अदना से कार्यकर्ता हैं, हम लोग का काम पार्टी कैसे मजबूत होगी, लोगों की सेवा कैसे होगी, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सत्येंद्र यादव थे, बलिया जिला के फेफना विधानसभा के रहने वाले हैं, और इनकी बातें आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।